आज पॉलिटिकल टॉक पे हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद है। कांग्रेस के कद्दावर नेता अभिजीत वंजारी सर हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम लोग बात करेंगे, इनसे पूछेंगे आने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए कैसा रहेगा, और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि अभिजीत वंजारी जी के क्या प्लान्स है फ्यूचर को लेके और किस तरीके से ये नागपुर को शेप करना चाहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, अभी तक की आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही सर? पॉलिटिकल जर्नी मेरी तो एनएसयूआई से मैंने शुरुआत की। एनएसयूआई का मैं राज्य स्तरीय मैं महासचिव था और उसी के माध्यम से मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी काफ़ी हिस्सा लिया। स्टूडेंट काउंसिल के पहले चुनाव होते थे, जब महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट 1994 था उसके पहले तक के डायरेक्ट चुनाव हुआ करते थे। तो वो समय से हम लोग स्टूडेंट के पॉलिटिक्स में हम जुड़े हैं। वो ज़माने में भी कई मोर्चे हमने निकाले विद्यापीठ के ऊपर और कई स्टूडेंट के प्रश्नों को लेकर हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन भी किए। फिर एनएसयूआई के माध्यम से वहाँ पर स्टूडेंट वाली विंग में हमने काम किया, राज्य लेवल पे हमने काम किया। फिर मैं उसके बाद में मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया। दौरान मैंने महानगर पालिका का चुनाव भी 2002 में लड़ा। उस समय मैं हार गया था, लेकिन वापस से पॉलिटिकल एक अपना एक जो अफिलिएशन होता है वो कांग्रेस के साथ में चलते रहा। उस समय मेरे फादर थे, मेरे फादर भी 1999 में दक्षिण नागपुर से चुनाव उन्होंने लड़ा था। 2100 मतों से वो हार गए थे। उसके बाद में 2004 में भी वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन दुर्भाग्य रूप से दूसरे दिन उनका निधन हो गया था। उस समय पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो मैंने भी अपक्ष चुनाव दक्षिण नागपुर से लड़ा था। तो इसी प्रकार से अपनी राजनीतिक अपना प्रयास, अपना प्रवास वो शुरू था। उसके बाद में भी काफ़ी मैंने अलग अलग संगठन के लेवल पे मैंने काम किया। नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी में काम किया, मैंने प्रदेश कांग्रेस में काम किया, मैंने स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में प्रदेश कांग्रेस के अंतर्गत मैंने काम किया और लगातार हमेशा अलग अलग सामाजिक गतिविधियों में और राजनीतिक गतिविधियों में हमेशा मैंने अग्रसर भूमिका रखी है मैंने। इसलिए 2014 में मुझे पार्टी का ये टिकट मिला पूरब नागपुर विधानसभा चुनाव से। तो पूरब नागपुर से मैं चुनाव लड़ा तो 2014 में एक मोदी लहर अपने देश में थी, वो हम सबको मान्य करना पड़ेगा। और 2014 में हम सब लोग परास्त हो गए, और लेकिन फिर भी मैंने पूरब नागपुर में चुनाव के बाद भी वहाँ से लोगों के साथ में हमेशा बना रहा। पार्टी संगठन को और मजबूत करने का काम किया, पार्टी को खड़ा किया। हमने विकास ठाकरे जी के नेतृत्व में नागपुर शहर में कई ऐसे कार्यक्रम हमने लिए हैं। उसके बाद में हमने आंदोलन किए और लगातार वो सिलसिला जारी रहा। उसके बाद में 19 के बाद में विधानसभा के चुनाव में मुझे जब टिकट नहीं मिली तो मुझे तायवाड़े साहब ने पदवीधर मतदार संघ का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने उस पर काफ़ी विचार किया और फिर बाद में रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद में मैंने काफ़ी उस पर मेहनत की। करीब करीब 1.5 साल हम लोगों ने पदवीधर मतदार संघ के लिए चुनाव था, क्योंकि वो एक चैलेंजिंग चुनाव था। इसके पहले इंडिपेंडेंस के बाद में या 1960 में महाराष्ट्र के स्टेट की निर्मित के बाद में ये चुनाव कभी किसी कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने नहीं जीता, इसलिए वो एक चैलेंज था। तो हमने वो प्रॉपर उसका प्लानिंग किया। खुद तायवाड़े साहब भी 3 बार वो चुनाव लड़ चुके थे, उनका एक बेस तैयार था, लेकिन वो चाहते थे कि कोई नया बंदा इसमें आए, कोई नया जोशीला नौजवान इसमें आए, जिस चुनाव को लेकर सीरियसली आगे बढ़े। तो उन्होंने मेरे नाम का चयन किया। फिर हमने पार्टी लेवल के सभी नेताओं से हमने बातचीत की और हम लोगों ने तैयारी शुरू की। मैं आपको बताता हूं कि पूरे 6 जिले में हमने जिस प्रकार से तैयारी शुरू की, तो बीजेपी का कैंडिडेट तय होने तक के या चुनाव के पहले तक के हम लोगों ने मैंने पूरा 6 जिलों के हर तालुका में जाकर हमने संपर्क किया। 63 तालुके उसमें आते हैं, हजारों ग्राम पंचायत उसमें आते हैं, 6 जिले आते हैं, 32 विधानसभा आती है। तो ये सारे क्षेत्र में गढ़चिरौली के आखिरी छोर तक के मैं वहाँ पर गया और लोगों के साथ बातचीत की। हम लोगों ने शिक्षण क्षेत्र में इसके पहले भी विद्यापीठ के माध्यम से हमने काम किया, तो उसका फ़ायदा मुझे हुआ। मैं विद्यापीठ की राजनीति में भी उसमें था। मैं करीब 15 साल में सीनेट मेंबर था, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर था। तो उसके माध्यम से भी एक स्टूडेंट्स के फील्ड में, शिक्षण क्षेत्र में मेरी एक पैठ थी, मेरा एक या वहाँ पर संपर्क था, उसका फ़ायदा मुझे इस चुनाव में हुआ और लोगों ने काफ़ी मुझे सराहा। 6 जिलों के लोगों ने, महाविकास आघाड़ी तब अस्तित्व में आई थी, क्योंकि 19 के चुनाव के बाद में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने और महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। और इतना ही नहीं कि जो पदवीधर हमारे मतदार थे, जो मतदार नहीं भी थे,
तो जो उन्होंने भी अपने गांव-गांव में जाकर, अपने मोहल्ले में जाकर कौन मतदार है उसको ढूंढ के लाने का काम उन्होंने किया। उन्होंने मतदान केंद्र तक के उनको पहुंचाया और इसी प्रकार से एक शानदार, एक ऐतिहासिक चुनाव वो देखने को मिला। इसके पहले ये पदवीधर के चुनाव में 36% के ऊपर कभी भी मतदान नहीं हुआ था। जितने बार भी गडकरी साहब चुन के आए या उसके पहले देवेंद्र जी के फादर गंगाधरराव फडणवीस साहब चुन के आए या उसके पहले भी जो लोग चुन के आए, कभी भी 20-25%, 36% के ऊपर कभी भी उसमें मतदान नहीं हुआ था। लेकिन ये ऐतिहासिक चुनाव हुआ। मैंने जो मेहनत की और जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जो नेताओं ने मेहनत की, लोगों ने उसको सराहा और लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लोगों ने मतदान केंद्र के ऊपर भी, हर बूथ पे, जिस गांव में भी मैं नहीं गया होगा तो उस गांव के लोगों ने मुझे मतदान किया और इस प्रकार से मैं 6 जिले का प्रतिनिधित्व मैं पदवीधर मतदार संघ के माध्यम से मैं करता हूं और इसी प्रकार से अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू है। दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में एक अच्छा काम करने का मौका मिला। नाना भाऊ हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट बने। नाना भाऊ ने मुझे प्रदेश में महासचिव बनाया। कई जिलों का मुझे प्रभार उन्होंने दिया और उसके माध्यम से आज भी 6 जिलों में मैं एक अच्छे तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहा हूं। लोकसभा के चुनाव आए, लोकसभा के चुनाव में भी मुझे हर जिले में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके माध्यम से एक अच्छा काम, एक अच्छा संपर्क इसी माध्यम से मेरा चल रहा है। इसी प्रकार से पॉलिटिकल जर्नी अभी तक की जारी है। अभिजीत सर, अभी तक की आपकी पॉलिटिकल जर्नी बड़ी उतार चढ़ाव बहुत सी अच्छी रही है। अभी सर आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग अभिजीत सर को किस रोल में देख सकते हैं? अब चूंकि मैं पदवीधर मतदार संघ का मैं आमदार हूं तो मुझे ये मालूम नहीं कि पार्टी को तय करना है कि मुझे किसी विधानसभा क्षेत्र से वो उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, ये पार्टी को तय करना है। लेकिन पार्टी जो भी आदेश देगी निश्चित रूप से उसमें मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा पूरी ताकत के साथ में। और ये पदवीधर मतदार संघ के चुनाव के बाद से जिस प्रकार से मेरा भी संपर्क हुआ है तो मुझे लगता है कि अगर इनकेस मैं किसी विधानसभा क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ता हूं तो निश्चित रूप से उसमें भी मैं चुन के आऊँगा। और अभी के जो हालात है, खासकर लोकसभा के चुनाव के बाद में एक बीजेपी के विरोध में एक वातावरण तैयार हुआ है। महाविकास आघाड़ी के फेवर में वातावरण महाराष्ट्र में बना है और कहीं न कहीं जिस प्रकार से केंद्र में राजनीति की जा रही थी पिछले 11 साल से और हमारे स्टेट में भी 14 से 19 में जब देवेंद्र फडणवीस जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे वो पीरियड और अभी महायुति की सरकार बनने के बाद में जो 2.25 साल से हम ये जो सरकार काम कर रही है वो जो तरीका है वो लोगों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया, इसलिए लोगों ने इनके विरोध में मतदान किया। जिस प्रकार से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार उभर कर आई है, एक सभी पार्टी की तुलना में सबसे ज्यादा खासदार हमारे चुन के आए, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास फिर से एक बार नाना भाऊ के प्रति, राहुल जी के प्रति, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के प्रति, खासदार हमारे खड़गे साहब के प्रति ये बढ़ गया है। और विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है वो एक ऐतिहासिक स्वरूप की यात्रा थी, केवल यात्रा नहीं थी। ये राहुल जी को ये जानना था कि मेरे देश का कैसा आदमी कैसा अपना जीवन बिताता है, कैसे वो काम करता है, किसान कैसे मजदूरी करता है, मजदूर कैसे जीवन जीते हैं, उसके बाद में हमारी महिलाओं का सुरक्षा का क्या है, हमारे विद्यार्थी कैसे काम करते हैं या कैसे पढ़ते हैं, उनको क्या समस्या है। तो ये उन्होंने जानने का प्रयास किया और उन्होंने हजारों लाखों लोगों से रोज बात की है। तो उसका फायदा कांग्रेस में हुआ और राहुल जी की एक पर्सनालिटी उभर के आई और निश्चित रूप से आने वाले समय में राहुल जी देश के नेता रहेंगे, इसमें कोई संदेह मेरे मन में नहीं है। अभिजीत सर, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के आज नेता, बहुत सर्वोच्च नेता है समझ लीजिए। अभिजीत सर, राहुल गांधी जी पे एक बिलो द बेल्ट कमेंट्स किए जा रहे हैं विपक्ष के दौर पे, मतलब आपके अपोजिशंस के दौर पे। हाल ही में हमने देखा संजय गायकवाड़ जी ने उनके ऊपर में एक गलत वक्तव्य दिया। उस गलत वक्तव्य को ध्यान में रखकर आप लोगों ने आंदोलन भी किया, प्रोटेस्ट भी किया। तो क्या सर ये राजनीति का स्तर थोड़ा सा गिरता जा रहा है दिन ब दिन, ऐसा लगता है आपको? राजनीति का स्तर जो गिरता जा रहा है, एक तो सेंट्रल लेवल पे उसके लिए भी जिम्मेदार बीजेपी है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। और ये स्टेट में भी जिस प्रकार का वातावरण खराब हो गया है, यशवंतराव चव्हाण जी के माध्यम से महाराष्ट्र में राजनीति की शुरुआत हुई थी और जिस प्रकार से कांग्रेस के अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने ये महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया, पृथ्वीराज चव्हाण साहब तक के, तो मुझे नहीं लगता कि ये दौरान अब करीब करीब मुझे ऐसा लगता है कि देश को आज़ादी मिलने के 75 साल में करीब करीब 50 साल कांग्रेस ने राज किया इस देश पे। कांग्रेस के किसी भी नेता ने विपक्ष के किसी भी नेता पर इस प्रकार की टिप्पणी की, जान से मारने की धमकी दी, ऐसा वाकया हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। इसलिए ये जो फैसिस्टवादी जो चेहरा है
भारतीय जनता पार्टी का, वो खुल के ऐसा किसी न किसी वाक्यात के माध्यम से लोगों के सामने आता है। संजय गायकवाड़ जो बुल्डाना के आमदार है, उनका एक वक्तव्य था। अनिल बोंडे जो अमरावती के राज्यसभा के खासदार है भारतीय जनता पार्टी के, उनका जिस प्रकार से वक्तव्य था। मारवा नाम के एक पंजाब के माजी आमदार है, उनका वक्तव्य था। बिट्टू नाम के इनके केंद्रीय मंत्री हैं, उनका राहुल जी को दहशतवादी बोलना। ये सारे वाक्यात क्या दर्शाता है कि इनको कहीं ना कहीं राहुल जी से डर लगने लगा है। जिस प्रकार से राहुल जी पूरे देश में छा गए, मैंने उल्लेख किया उस भारत जोड़ो यात्रा में, उसके माध्यम से जो राहुल जी को लोगों का प्यार मिला है, प्रेम मिला है, और मोहब्बत की दुकान के माध्यम से राहुल जी ने जो अपना एक पंच लाइन तैयार किया और उसी माध्यम से लोगों ने उनको सराहा, तो कहीं ना कहीं इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती जा रही है और कहीं ना कहीं उसका चिड़चिड़ापन इनके इसमें आ गया है, इसलिए इस प्रकार के वक्तव्य कर रहे हैं। लेकिन केवल वक्तव्य, केवल एक वक्तव्य है, स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि ये देश घटना के माध्यम से चलता है, लेकिन मोदी सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, गृह विभाग ने इन जैसों के ऊपर एफआईआर दाखिल करना चाहिए। जान से धमकी देना, किसी की जबान छाटना, किसी की जबान को चटके देना, इस प्रकार के वक्तव्य जो है ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल ऑफेंस को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इसके लिए हमने आंदोलन भी किया और आगे भी अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो इसी प्रकार से आंदोलन हम जारी रखेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि जितना ये स्टेटमेंट देंगे, जितना ये गांधी घराने के खिलाफ बोलेंगे, उनके फैमिली के खिलाफ बोलेंगे, उतना उनकी जमीन खिसकती जाएगी, ये भी इनको मालूम है। अभिजीत सर, महाराष्ट्र में अभी कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नागपुर एक अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी पार्टीज इलेक्शंस लड़ती है, पर अभी इस समय हम लोग देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर किसी तरीके से आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। तो सर, पहले बीजेपी या कांग्रेस मेन लीडर यहाँ पे हुआ करती थी, अचानक अगर थर्ड फ्रंट खुलता है तो आपको लगता है कांग्रेस को इससे थोड़ा डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोकसभा के चुनाव का उदाहरण हम सबके सामने है। लोकसभा चुनाव में 19 में जो हुआ, 14 में जो हुआ, वो गलती लोगों ने नहीं की। लोगों को मालूम है कि जितने भी छोटे मोटे दूसरी पार्टियां हैं जो केवल वह मतों का डिवीजन करने के लिए, वोट डिवीजन करने के लिए खड़े रहते, लोगों ने उनको तवज्जो नहीं दिया। लोगों को मालूम है कि वोट का डिवीजन हो जाएगा तो फिर से नुकसान हो जाएगा, इसलिए लोगों ने सही तरीके से पूरे जागरूकता के साथ में उन्होंने मतदान किया और वैसा ही रिजल्ट आया है। विधानसभा के चुनाव में वैसा होगा। मुझे आम आदमी पार्टी के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं कि उनकी संगठन के माध्यम से उनका कितना क्या, किस प्रकार से उनकी संख्या है, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में अगर हम पश्चिम महाराष्ट्र की बात करते हैं, हम कोंकण विभाग की बात करते हैं, हम मुंबई की बात करते हैं, हम उत्तर महाराष्ट्र की बात करते हैं, हम मराठवाड़ा की बात करते हैं, ये सारे विभागों की तुलना में विदर्भ में आज भी कांग्रेस पार्टी का पैठ बड़े ज़बरदस्त है, बड़े प्रमाण में है। आप ये जो लोकसभा के चुनाव में जितने खासदार हमारे चुन के आए, पूर्व विदर्भ में हमारे जैसे जिस विभाग को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, वहां से 6 में से 5 खासदार हमारे महाविकास आघाड़ी के चुन के आए। इसलिए कांग्रेस का ये हमेशा गढ़ रहा है। इंदिरा जी के ज़माने से जब इंदिरा जी के ऊपर दूसरे लोगों ने कार्रवाई करने का प्रयास किया तो सबसे पहले विदर्भ ने इंदिरा जी को साथ दिया और इंदिरा जी वापस सत्ता में आई थी। उसी प्रकार से राहुल जी का साथ भी ये विदर्भवासी हमेशा देंगे और विदर्भ में बड़े प्रमाण में यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी ये फाइट बड़े प्रमाण में होगी। यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियाँ बहुत ज़्यादा उनके वहाँ पर संगठन नहीं है, इसलिए कांग्रेस को फायदा आने वाले समय में इस चुनाव में होगा। इसलिए कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के आमदार ज़्यादा चुन के आएंगे, वो फायदा विदर्भ में होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी या दूसरे हमारे जितने भी मित्र पक्ष होंगे उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बात करूँगा, लेकिन इनकी तुलना में कांग्रेस पार्टी ये उसका अपर हैंड रहेगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। सर, हमने पूर्व नागपुर की बात की तो कई सारा डेवलपमेंट हुआ है सर नागपुर में, ये हम आंखों से भी देख सकते हैं। सीमेंट रोड्स बने हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है, बट डेवलपमेंट के साथ में सर एक समस्या लोगों के घरों में पानी भरने की आ गई। एक बारिश ये सारे रोड्स या हमारा ड्रेनेज सिस्टम झेल नहीं पाया। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि अनियोजित विकास है ये। आपका इसके बारे में क्या सोचना है सर?
देखिए, मैंने तो म्युनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिखा और कलेक्टर साहब को भी एक लेटर लिखा कि इसके बाद में आपको नागपुर शहर में भी जहाँ पर सीमेंट रोड बनाने हैं तो आप वहाँ के लोगों का अपने ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि जिस बस्ती में आप सीमेंट का रास्ता बनाने जा रहे हैं, जिस गली में आप सीमेंट का रास्ता बनाने जा रहे हैं, वहाँ सच में आवश्यकता है क्या? सीमेंट के रास्ते जहाँ पर ट्रक चलते हैं, हेवी ट्रैफिक चलती है, हेवी व्हीकल्स चलते हैं, वहाँ पर एक बार हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता है नहीं उसी जगह पर भी आप जहाँ साइकिल चलती है, जहाँ टू व्हीलर चलती है, जहाँ पैदल लोग चलते हैं, ऐसे बस्ती में भी आपने सीमेंट रास्ते बना के क्या हासिल किया? और वो भी सीमेंट का रास्ता बनाने के समय में आपने उसका ये जो बजट बनाया वो इस प्रकार से बनाया कि आपने जो पुराना जो टार रोड था उसको खोद के 1.5-2 फुट आपने गड्ढा करके उसको मजबूत करके एक लेवल पे आपने सीमेंट का रास्ता बनाना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। आपने उसी रास्ते के ऊपर उसके ऊपर आपने सीमेंट की परत चढ़ाई और आपने सीमेंट के रास्ता बनाया। उसका हाल हुआ कि आप पिछले 2 बारिश से आप देख रहे हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों के यहाँ तक पानी घुस गया। पिछले साल भी जो बारिश आई तो नंदनवन, झोपड़पट्टी या ऐसे अनगिनत एरिया में वहां पर लोग तो वहां पर कैसे रहे, ये तो एक आश्चर्य है। क्योंकि मैंने कई जगह देखा कि वहाँ बुजुर्ग लोग हैं तो वो अपने पलंग के ऊपर वहां पर चेयर रखे और वहां पर उसके ऊपर बैठ गए क्योंकि पानी यहां तक आ गया। तो ये कौन सा विकास है? वहां जरूरत नहीं थी। फ्लाईओवर की भी अगर हम लोग बात करें, आपने पूर्वनाथ की बात की, तो ये जो अपना शीतला माता मंदिर से लेकर जो वर्धमान नगर चौक वो जो रास्ता जाता है वो बड़ा रास्ता है, वो 12 मीटर का रास्ता है। वहां पर आवश्यकता नहीं है, वहां पर इतनी ट्रैफिक नहीं है। अगर उस रास्ते को भी आपने मजबूत किया तो भी आपका काम चलता है। वहां पर फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता क्या थी? तो किसी विशिष्ट व्यक्ति को या उसकी स्कीम को वहां फायदा पहुंचाने के लिए आपने किया क्या? तो कहीं ना कहीं ये यानी क्या कहेंगे कि जिसका नियोजन आपने नहीं किया, जिसका प्लानिंग आपने नहीं किया और आपने केवल दिखाने के लिए कि हमने इतना सब कुछ फ्लाईओवर बनाया, हमने इतने सीमेंट के रास्ते बनाए, ये विकास नहीं होता। ये मानने वालों से मैं एक हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिसके माध्यम से लोगों का काम किया जा सकता है, लेकिन आपने इस सभी काम की तरफ अनदेखा किया और केवल एक रैट रेस जैसा आपने केवल सीमेंट के रास्ते बनाना है वो आपने किया। वो बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन इसके बाद में इस शहर में जो भी फ्लाईओवर बनेगा, जो भी आप सीमेंट के रास्ते बनाओगे, हम लोग उसका ये जरूर उसमें मांग करेंगे कि स्थानिक लोगों को विश्वास में लेके ये विकास के काम किया जाए। ये हमारी डिमांड रहेगी। अभिजीत सर, मान लीजिए आने वाले समय में पार्टी आपको टिकट देती है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, खास तौर पे पूर्व नागपुर के लिए? पूर्व नागपुर में, दक्षिण नागपुर में और नागपुर शहर में जी। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इनके 10-10, 15-15 साल के आमदार जिन्होंने नहीं किया, ये जो दावा करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं और खुद का गुणगान कर लेते हैं, खुद की वो पर्सनैलिटी दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमने जो काम किया वो 50 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, ऐसा वो दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन नागपुर शहर में बड़े प्रमाण में अनाधिकृत लेआउट है, इसकी संख्या भरमार है। आज वो अनाधिकृत लेआउट में बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई हैं, लोगों के पक्के मकान बन गए हैं, वहाँ लोग रह रहे हैं, बड़ा एरिया बन गया है। ये अनाधिकृत लेआउट को रेगुलराइज करने के लिए और खासकर एनआईटी के माध्यम से या महानगर पालिका का या सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट का वहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन हटाने का प्रयास इनके आमदारों ने नहीं किया। वो हमारा प्राथमिकता रहेगी कि आने वाले समय में अगर हम लोग कोई भी हमारा व्यक्ति आमदार बनता है किसी भी क्षेत्र से, तो अनाधिकृत लेआउट को रेगुलराइज करना, जितने भी रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन हटाना और बाकी जो स्थानिक विकास के काम है, फिर वो नाली के काम हो, वो ड्रेनेज के काम हो, ये प्राथमिकता रहेगी और वो देने का प्रयास हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में करेंगे। सर, हाल ही में एक न्यूज़ आई है जिसमें बुट्टी बोरी में एक ग्रीन एनर्जी कंपनी थी जो 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही थी यहाँ पर, बट उनको कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए तो यहाँ से उठा के वो गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, तो सर, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात की तरफ ही डाइवर्ट किए जा रही है? महाराष्ट्र की सरकार, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के लिए काम करते हैं, ऐसा मेरा आरोप है। क्योंकि कई वेदांता फॉक्स हो या अन्य कोई भी कंपनी हो,
सोलर की कंपनी हो, अनिल अंबानी जी की रिलायंस का प्रोजेक्ट हो, उसके बाद में उसके अलावा भी आपका रामदेव बाबा का प्रोजेक्ट हो, ऐसे अनगिनत प्रोजेक्ट जो नागपुर शहर में आने वाले थे या जिनको ज़मीन दी गई है वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। मिहान की जो बात की थी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, मिहान की जो स्पीड 2014 तक के कांग्रेस के ज़माने में जिस प्रकार से थी उसमें बढ़ोतरी किसी भी प्रमाण में नहीं हुई। जिस प्रकार से सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट, यहाँ पर सोलर पैनल का प्रोजेक्ट नागपुर में आने वाला था, 300 एकड़ की ज़मीन में उन्होंने सर्वे किया था, कंपनी के लोग आए थे, यहाँ पर MIDC के अधिकारियों के साथ में उन्होंने वहाँ पर सर्वे किया, अपनी रिपोर्ट बनाई। उसके बाद में ये कहते हैं कि उदय सामंत जो अपने उद्योग मंत्री है वो ये कहते हैं कि ऐसा कभी तय हुआ ही नहीं था, MOU साइन हो गया था। और दूसरी बात, ये जो स्विट्जरलैंड में जाके बार बार वो जो कंपनी के साथ में MOU करते हैं, मैं पूरी जवाबदारी के साथ में विधिमंडल में 3.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। विधान परिषद में कई बार हमने ये प्रश्न वहाँ पर उपस्थित किया कि जो हिंदुस्तान के बाहर जाकर दूसरे देशों में जाकर ये केवल दिखावा करते हैं, ये इवेंट करते हैं। जितनी कंपनियों के साथ में इन्होंने MOU साइन करने का दावा किया है, एक भी कंपनी ने कोई भी व्यवसाय महाराष्ट्र में या विदर्भ में शुरू नहीं किया है। मैंने ये अपने बारिश के मानसून के सेशन में विधान परिषद में मैंने मुद्दा उपस्थित किया, उसके ऊपर उदय सामंत जी जो अपने राज्य के उद्योग मंत्री है, उन्होंने ये बोला था कि हम लोग व्हाइट बुक इशू करेंगे, वो डिमांड हमने की थी। तो आज तक के पिछले 2 महीने के बाद दो महीने में इन्होंने ऐसा कोई भी व्हाइट बुक वहाँ पर पब्लिश नहीं किया जो ये बता सके कि जितने MOU इन्होंने साइन किए हैं महाराष्ट्र में उद्योग लाने के लिए वो कहाँ तक क्या आए हैं, MOU साइन करने के बाद में वाकई में शुरू हुए कि नहीं हुए। लेकिन इनकी ताकत नहीं है, इनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दिखावा किया, इन्होंने केवल इवेंट किया। ऐसे भी हुए कि औरंगाबाद की कंपनी है, महाराष्ट्र की कंपनी है, मुंबई की कंपनी है, वो कंपनी का के साथ में MOU करते आप स्विट्जरलैंड के दावोस जाके, ये क्या, ये तो बहुत हास्यास्पद है। तो कहीं ना कहीं ये इवेंट करने वाले लोग हैं, इनको आम आदमी से लेना देना नहीं, इनको विद्यार्थियों से लेना देना नहीं, इनको बेरोजगारी से मतलब नहीं है, किसानों से मतलब नहीं है, और महिलाओं की सुरक्षा की तो ये बात ही ना करें। इस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है और इसलिए आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता इनको अपना सबक सिखा के रहेगी। अभिजीत सर, आखिरी 2 सवालों की तरफ बढ़ते हैं, आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। अभिजीत सर, आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, आप ग्राउंड पे बहुत काम कर चुके हैं, करते भी हैं। आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो लाड़की बहन योजना या लाड़का भाऊ योजना, ये दोनों चीज़ें लाई गई है, इसका कोई धरातल पे असर दिखेगा या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को कुछ फ़ायदा होगा? लोग अपने देश के या अपने राज्य के लोग समझदार हैं, समझते हैं। अगर इनको वाकई में लाड़की बहन योजना अगर लाने का इनकी इच्छा थी या इन्होंने अभी लाया, तो इनकी जब सरकार महायुति की सरकार महाराष्ट्र में जब बनी, इन्होंने जो महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई और इन्होंने धोखे से और घटना बाह्य सरकार यहाँ पर बनाई, पैसों के बल पे, सत्ता के बल पे, केंद्र सरकार की सत्ता के बल पे इन्होंने सरकार बनाई। अगर वाकई में ये राज्य की महिलाओं के प्रति इनको अगर इस प्रकार की योजना लानी थी तो इन्होंने 2 साल पहले लाई, इन्होंने नहीं लाई। लोकसभा के चुनाव के पहले भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया। जब लोकसभा में इनको ये परास्त हो गए, इनको समझ में आ गया कि अपने पैरों तले जमीन खिसक गई है, इसलिए इन्होंने ये एक प्रकार का आमिष दिखाने जैसा वो हो गया है और इन्होंने किया। दूसरी बात मेरा है, एक उसमें ऑब्जेक्शन ये है कि लाड़की बहन योजना में आपको पैसे देना है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे राज्य में आप लोग इवेंट कर रहे हैं, आपने सरकारी तिजोरी के पैसे से आपने खुद की पब्लिसिटी की, जिसमें 3 फोटो आपने छपाए, एक तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का फोटो, 2 उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजित दादा पवार, ये तीनों की पब्लिसिटी आपने इस प्रकार की सरकारी योजनाओं के माध्यम से खुद की पब्लिसिटी करने का प्रयास किया। हजारों करोड़ रुपए आपने उस पब्लिसिटी के ऊपर खर्च किए। नागपुर शहर में भी जो रेशिमबाग ग्राउंड में आपने ये लाड़की बहन योजना का जो उद्घाटन किया और जो पैसे बांटे गए, उसमें हम जैसे आमदारों को, हम लोग भी सरकार का एक हिस्सा है, मैं या विकास ठाकरे जी या अपने श्याम कुमार बर्वे जी जो रामटेक लोकसभा के खासदार हैं, उनको भी नहीं बुलाया। हमारे सुधाकर अडबले जी शिक्षक आमदार हैं, उनको भी नहीं बुलाया। इस प्रकार का काम ये लोग करते हैं और वहां पर बड़े प्रमाण में गाड़ियां भेज के पैसा खर्चा करके बड़ा शामियाना बना के इन्होंने सरकार की तिजोरी को खाली करने का प्रयास किया।
लाड़की बहन योजना में जो पैसे दे रहे हैं ये कोई इनके घर के पैसे नहीं है, ये सरकार के पैसे हैं। और सरकार के पैसे मतलब जनता के पैसे हैं, जो अलग अलग कर के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, अलग अलग पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर जो आप लोग टैक्स लेते हैं, वो सभी पैसे के माध्यम से जो पैसा जमा होता है वो पैसे को आपने खराब करने का प्रयास इसी योजनाओं के पब्लिसिटी के माध्यम से किया है, वो लोगों को भी मालूम है। और मैं तो ये कहूंगा कि केवल इन्होंने तो एक योजना लाई, इसके पहले भी कांग्रेस के जमाने में अनगिनत योजना जो आज भी शुरू है। सामाजिक न्याय विभाग में कई योजना है जो हमारे महिलाओं के लिए है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, हमारे कामगार लोगों के लिए है, अनगिनत है। संजय गांधी निराधार योजना है, विधवा पेंशन योजना है, महिलाओं के लिए दूसरी प्रकार की योजना है, अनगिनत योजनाएं कांग्रेस ने भी लाई है। लेकिन इस प्रकार से सरकारी तिजोरी का गैर वापर करके उसको अपनी पब्लिसिटी खुद की करना, ये काम कांग्रेस ने नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे कितने भी पैसे देंगे, महिलाओं को मालूम है। और लेकिन आज जो सुरक्षा का है, सुरक्षा का प्रश्न निर्माण हुआ है, उस सुरक्षा के बारे में आप कुछ बोल ही नहीं रहे। पार्टी में आपके 8 साल के बच्चे के ऊपर बलात्कार हो गया, आज तक के 6-7 दिन हो गए, आज तक के वो आरोपी पकड़ा नहीं गया। बदलापुर की घटना आपके सामने है, बदलापुर की घटना में जो शिक्षण संस्था में वहां पर वो कृत्य हुआ, वो शिक्षण संस्था के ऊपर कार्रवाई करने का आप में ताकत नहीं थी, आपने उस पर देर लगाई, आप एफआईआर 12 घंटे आपने दाखिल नहीं किया। तो महिलाओं की सुरक्षा के क्या है 2014 तक के तो, लेकिन ये तो मैं कहूंगा कि 2014 से 19 ये 5 साल में भी, और ये अभी महायुति की सरकार है 2.5 साल में, ये 2.5 साल में आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड चेक करिए। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ा है, विदर्भ में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ा है, नागपुर शहर में बढ़ा है, ये बहुत ही अलार्मिंग है। आपके एमडी के ड्रग्स के कारखाने आपके महाराष्ट्र में रोज वो घटना हो रही है कि ऐसे कारखाने मिल रहे हैं, लोग ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, ड्रग्स पेडलर्स लाखों रुपए का एमडी और वो सब सप्लाई कर रहे हैं। तो कहाँ है आपका गृह विभाग? तो देवेंद्र फडणवीस जी ने तो राजीनामा देना चाहिए। बिल्कुल देवेंद्र जी का अपने गृह खाते के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, कोई भी उनका नियोजन नहीं है, और इसलिए इस प्रकार की घटना हमारे महाराष्ट्र में बढ़ रही है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये योजनाओं के ऊपर। सर, मोदी गवर्नमेंट अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। लगभग 16,500 से ऊपर पन्नों का डोजियर सौंपा गया है महामहिम राष्ट्रपति जी को। क्या लगता है सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना ये उनके मैनिफेस्टो में तो था, बट इससे आपको क्या लगता है, क्या फायदा हो सकता है देश को और क्या नुकसान? नहीं, उसमें कैसा कि ड्राफ्ट पढ़ने के बाद में उसमें समझेगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये बोलने के लिए आसान है, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इतने बड़े देश में जहाँ 545 अपने लोकसभा के खासदार होते हैं, उनका चुनाव होता है, फिर हमारे यहाँ इतने स्टेट है, वो स्टेट में एक साथ चुनाव करना ये वाकई में संभव है क्या? ये इलेक्शन कमीशन को या उनका ड्राफ्ट आने के बाद में पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 2 बातें हैं। एक तो 29 में जिनका चुनाव हाल ही में हुआ होगा, ऐसे भी स्टेट रहेंगे, कुछ स्टेट रहेंगे कि जिनका बाद में चुनाव है, तो फिर बाद में जो अपनी सरकार जो रहेगी किसी भी स्टेट में, वो सरकार को आप बर्खास्त करेंगे क्या, ये एक प्रश्न है। जो स्टेट का चुनाव 2-3 साल पहले तक के होना है, तो वो स्टेट को आप एक्सटेंड करेंगे क्या, वहां आप हंगामी सरकार बनाएंगे या आप राष्ट्रपति राजवट लगाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। तो ये थे अभिजीत वंजारी सर, जिन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से अपनी राय रखी, लोकल मुद्दों पर ही नहीं बल्कि नेशनल मुद्दों पर भी बेबाक तरीके से अपनी राय रखी, और उन्होंने बहुत प्रकाश डाला उन सब चीज़ों पर जो अनियोजित विकास, ये जो नागपुर में हो रहा है, उसके खिलाफ भी उन्होंने हर चीज़ को सही तरीके से समझाया, बड़ी गहरता से समझाने की कोशिश की है। पॉलिटिकल टॉक पे और किसी शख्सियत से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या व्यूज़ है। तब तक के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।